हेलो दोस्तों, कंप्यूटर अवेयरनेस के हमारे एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत से लेकर अभी तक की कंप्यूटर डेवलपमेंट की जो भी हिस्ट्री रही है, उसे हम बेसिकली 5 जनरेशन में देखते हैं। ठीक है, और हर जनरेशन में कुछ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स जो हैं धीरे धीरे बेहतर होते चले गए और उस तरह के बने जिस तरह के आज हम उन्हें देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को हम समझते हैं। सो द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1946 टू 1959। यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं उनका जो पीरियड है वो है 1946 से 1959। यानी 1946 से ये स्टार्ट होते हैं यूज़ होने और 1959 तक फर्स्ट जनरेशन के जो है कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स वर द मेन कंपोनेंट यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। यानी वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ होने वाला मेन कंपोनेंट है, यानी मेन पार्ट है। ठीक है, कुछ इस तरह का ये वैक्यूम ट्यूब्स दिखाई देता था। इनका जो यूज़ होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में वो होता था प्रोसेसिंग के लिए और मेमोरी के लिए। ठीक है, these computers were extremely large, often taking up entire rooms। यानी ये जो कंप्यूटर्स थे ये बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज होते थे, जिसकी वजह से जो है इनको रखने के लिए एक पूरा एंटायर रूम लग जाता था। यानी ये पूरे एक रूम की जो है जगह लेते थे। They consumed a significant amount of electricity which made them very costly to operate। यानी ये जो कंप्यूटर्स थे ये बहुत अधिक मात्रा में यानी सिग्निफिकेंटली अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे, यानी कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से इन्हें ऑपरेट करना बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। इसीलिए जो है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उस समय पर वो ही इन कंप्यूटर्स को यूज़ में ले पाती थी, यानी हर कोई इन कंप्यूटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता था। These computers generated a substantial amount of heat, requiring large and complex cooling systems to prevent overheating। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो क्या करते थे, वो बहुत अधिक मात्रा में हीट जनरेट करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ओवर हीटिंग को रोकने के लिए, यानी जिसकी ओवर हीटिंग होती थी उसको अगर आपको रोकना है तो उसके लिए क्या यूज़ होते थे, उसके लिए होते थे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम्स। ठीक है, यानी बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम्स जो है इस ओवर हीटिंग को रोकने के लिए यूज़ किए जाते थे। प्रोग्रामिंग इन दीज कंप्यूटर्स वॉज डन यूजिंग मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो है उस समय पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी। ठीक है, जो एक लो लेवल लैंग्वेज है। These computers had slow processing speeds and limited computational capabilities। ये जो कंप्यूटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो बहुत स्लो होती थी। ठीक है, यानी अगर कोई टास्क आपको करना है इन कंप्यूटर्स में तो बहुत अधिक समय लगता था। इसके अलावा इनकी जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ होती थी वो भी लिमिटेड होती थी, यानी सीमित होती थी। यानी ये बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स टास्क को जो है नहीं कर सकते। Storage was achieved using magnetic tapes and magnetic drums, which were bulky and had very limited capacity। यानी स्टोरेज के लिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक ड्रम्स इनका यूज होता था। ठीक है, जो बहुत अधिक क्या होते थे, बल्कि होते थे, यानी भारी होते थे या बहुत ज़्यादा स्पेस लेते थे, और इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बहुत लिमिटेड होती थी, यानी ये बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते थे। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस वर कैरीड आउट यूजिंग पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप। यानी इनपुट और आउटपुट के लिए किसका यूज होता था, पंच कार्ड्स और पेपर टेप। यानी आज के समय में जैसे हम कीबोर्ड और माउस का यूज करते हैं तो उस समय पर पंच कार्ड जो है इनपुट के लिए यूज होते थे और पेपर टेप आउटपुट के लिए यूज होते थे। जैसे आज हम आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं, मॉनिटर का। ठीक है, और इनपुट के लिए यूज करते हैं कीबोर्ड और माउस का। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एनिएक है, एडवर्क है, यूनिवेक है एंड IBM 701 है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इमेज भी दी गई है एनिएक कंप्यूटर की। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स पर। तो
सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर का पीरियड है वो है 1959 से 1965, ठीक है। द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इज कंसिडर टू बी फ्रॉम 1959 टू 1965, ठीक है। यानी 1959 से 1965 तक ये कंप्यूटर यूज़ किए गए, ठीक है। अब हो सकता है कि अलग अलग वेबसाइट्स में आपको ये जो पीरियड है कंप्यूटर जनरेशन्स का ये डिफरेंट देखने को मिले, ठीक है। कहीं और वेबसाइट में आपको अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो मैंने निकाला है ये बुक से निकाला है और ये ज़्यादा ट्रस्ट भी आप इस पे कर सकते हैं। और अगर एग्जाम्स में अगर आपको पीरियड लिखना है जनरेशन्स का तो आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई एरर वगैरह नहीं है, ठीक है, ये गलत नहीं है। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा था, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? वैक्यूम ट्यूब को, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, जो कुछ इस तरह के दिखाई देते थे। द साइज ऑफ दीज कंप्यूटर्स वॉज मच स्मॉलर कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, reducing the physical space required. फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में इन कंप्यूटर्स का जो साइज था वो बहुत छोटा था, यानी बहुत स्मॉल था, और इसकी वजह से जो है जो फिजिकल स्पेस चाहिए होता था कंप्यूटर्स को रखने के लिए वो भी रिड्यूस हो गया था, वो भी, यानी ये कंप्यूटर्स बहुत कम साइज में भी आ जाते थे। These computers consumed less power than first generation computers, making them more efficient. यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो लेस पावर यूज़ करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट हो गए थे, यानी कम कॉस्टली भी थे और बहुत अच्छी तरह से वर्क भी ये करते थे, ठीक है। दे जनरेटेड लेस हीट विच रिड्यूस्ड द नीड फॉर एक्सटेंसिव कूलिंग सिस्टम, ठीक है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत कम हीट जनरेट करते थे, जिसकी वजह से जो हम कूलिंग सिस्टम फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे उसकी भी जो ज़रूरत थी वो कम हो गई थी, ठीक है। प्रोग्रामिंग इन दीज कंप्यूटर्स वॉज डन यूजिंग असेंबली लैंग्वेज सच एज अर्ली वर्जन ऑफ कोबोल एंड फोर्ट्रॉन। तो इन कंप्यूटर्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी वो होती थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में भी अर्ली वर्जन कोबोल और फोर्ट्रॉन के यूज़ होते थे, ठीक है। ये भी बेसिकली एक तरह की लो लेवल लैंग्वेज ही है। These computers had faster processing speed and improved computational power, ठीक है, यानी इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो फास्टर थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले में। इसके अलावा इनकी जो कंप्यूटेशनल पावर थी वो भी इम्प्रूव हो गई थी, ठीक है। दे यूटिलाइज्ड मैग्नेटिक कोर मेमोरी विच वॉज फास्टर एंड मोर रिलायबल देन मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या यूज़ होने लगी थी? मैग्नेटिक कोर मेमोरी। फर्स्ट जनरेशन में क्या होती थी? मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे, ठीक है। अब मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो थी वो ज़्यादा फास्टर थी और अधिक रिलायबल थी मैग्नेटिक ड्रम्स की कंपैरिजन में, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस कंटिन्यू टू यूज पंच कार्ड्स बट विथ इम्प्रूव प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, यानी सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें भी इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स का ही यूज़ किया जाता था, ठीक है, लेकिन इम्प्रूव्ड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज के साथ, यानी उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट जो है की गई थी। कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के, जैसे IBM 1401, IBM 7094 एंड CDC 1604, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के, ठीक है। तो IBM 1401 जो था वो कुछ इस तरह का दिखाई देता, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर। सो द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम 1965 टू 1970, यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का जो पीरियड है वो है 1965 से 1971 तक, ठीक है। इस पीरियड में जो है ये कंप्यूटर्स यूज हुए हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर द मेन कंपोनेंट allowing multiple transistors to be placed on a single chip. इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या यूज हुई थी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी ट्रांजिस्टर्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुई थी जिसे हम बोलते हैं IC, ठीक है। इससे हुआ क्या कि एक सिंगल चिप पे, यानी IC जो होती थी एक सिंगल चिप होती थी, इस पे जो है मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को प्लेस कर दिया गया, ठीक है, यानी एक ही IC पर कई सारे ट्रांजिस्टर्स आ गए थे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की वो दिखाई देती है IC।
Programming in these computers was done using high level languages such as BASIC, COBOL and Pascal. ठीक है, तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें यूज होने लगी थी हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो थी बेसिक, COBOL एंड पास्कल. ठीक है, these computers had significantly faster processing speed and enhanced computational capabilities. ठीक है, तो प्रोसेसिंग स्पीड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में और अधिक हो गई थी. ठीक है, और जो कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज थी वो भी काफ़ी इन्हेंस हो गई थी, वो भी काफ़ी बेहतर हो गई थी. ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटीज वर इंक्रीज्ड विद द यूज ऑफ डिस्क स्टोरेज विच प्रोवाइडेड मोर कैपेसिटी एंड फास्टर एक्सेस टाइम. ठीक है, तो इस समय पर क्या यूज़ होने लगी थी, डिस्क स्टोरेज यूज़ होने लगी थी, जिसकी वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी थी इन कंप्यूटर्स की वो भी बढ़ गई थी. ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करती थी, मोर कैपेसिटी प्रोवाइड करती थी और फास्टर एक्सेस टाइम. ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूडेड कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्टेड मल्टीपल टास्क. ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए क्या यूज होने लगे थे, कीबोर्ड का यूज होने लगा था इस जनरेशन में यानी थर्ड जनरेशन में, और मॉनिटर का यूज होने लगा था यानी इनपुट के लिए कीबोर्ड का और आउटपुट के लिए मॉनिटर्स का. ठीक है, इसके अलावा किसका यूज होने लगा था, ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है, जो मल्टीपल टास्क को सपोर्ट करता था, यानी एक स्क्रीन आपके सामने आ जाती थी जिसमें आप मल्टीपल टास्क जो है फॉर्म कर सकते थे. तो ये जो है थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो चुका था. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के, IBM 360 है और PDP 8. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का जो है IBM 360 था. ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर. सो द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इज कंसिडर टू बी फ्रॉम 1972 टू प्रेजेंट. ठीक है, यानी जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनका जो पीरियड है वो 1972 से स्टार्ट होता है और आज तक है, यानी प्रेजेंट तक है. ठीक है, तो 1972 से अभी तक जितने भी कंप्यूटर्स आप देख रहे हैं वो सब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ही आपके आते हैं. वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी वर यूज्ड, इंटीग्रेटिंग थाउजेंड्स ऑफ आईसीस ऑनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप. ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या हुई, VLSI टेक्नोलॉजी यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, जिसमें क्या किया गया, हजारों आईसीस को यानी थाउजेंड्स ऑफ आईसीस को एक सिंगल सिलिकॉन चिप में इंटीग्रेट कर दिया गया. ठीक है, यानी इससे पहले के जो जनरेशन थी यानी थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें आईसी यूज होती थी, लेकिन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या हुआ, VLSI टेक्नोलॉजी का यूज करके उन आईसीस को यानी थाउजेंड्स ऑफ आईसीस को एक सिंगल सिलिकॉन चिप में जो है इंटीग्रेट कर दिया गया, जिसे हम आज बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, यानी CPU जिसे हम बोलते हैं. तो वो कुछ इस तरह का जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर दिखाई देता है. ठीक है, तो इसीलिए जो है माइक्रो प्रोसेसर्स कॉमनली नोन एज CPU. ठीक है, कॉमनली जिसे हम आज के समय में क्या बोलते हैं, CPU वर द मेन कॉम्पोनेंट. ठीक है, तो मेन पार्ट क्या था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में, माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU. ठीक है, दीज कंप्यूटर्स वर वेरी स्मॉल अलाउिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स यानी PCs एंड पोर्टेबल डिवाइसेस. तो ये जो कंप्यूटर्स थे फोर्थ जनरेशन के ये बहुत स्मॉल थे, बहुत साइज में छोटे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर्स और पोर्टेबल डिवाइसेस का डेवलपमेंट हो पाया. ठीक है, पोर्टेबल डिवाइसेस क्या होती है, बेसिकली जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गई, यानी जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, जो बेसिकली बैटरी बेस्ड होती हैं. ठीक है, ऐसे पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए जैसे PCs वगैरह हो गए. ठीक है, तो ये फोर्थ जनरेशन से जो है इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था. Programming in these computers was done using advanced programming languages such as C++, Java and various scripting languages. ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज हुआ था, जैसे कि C++ हो गई, जावा हो गई और फिर अदर जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है वो हो गए. ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी सच एज RAM, ROM एक्सेट्रा वाज यूज्ड फॉर मेमोरी. ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसमें मेमोरी के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज हुआ था, जैसे कि RAM हो गई, ROM हो गई. तो ये फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट हुई है. स्टोरेज ट्रांजिशंस फ्रॉम हार्ड डिस्क टू सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एंड क्लाउड स्टोरेज ऑफरिंग वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी एंड फास्ट एक्सेस स्पीड. ठीक है, तो स्टोरेज जो है
हार्ड डिस्क का भी यूज़ हुआ। उसके बाद आप देखेंगे 4th जनरेशन में ही सॉलिड स्टेट ड्राइव आई, यानी एसएसडीज़ आई। और 4th जनरेशन में ही धीरे-धीरे क्या हुआ, क्लाउड स्टोरेज का यूज़ होना शुरू हुआ, यानी इंटरनेट पर हम डेटा को सेव कर सकते हैं अपने। तो इससे क्या हुआ कि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है? यानी आज के समय में अगर आप देखेंगे तो एसएसडी और एचडीडी जो होती है, उनके साइज़ेस टेराबाइट में होते हैं, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, फास्ट एक्सेस स्पीड भी जो है हमें मिलने लगी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI with icons, menus and windows became standard along with the use of mouse, keyboard, touch screens and other input devices, ठीक है? तो 4th जनरेशन में GUI का यूज होने लगा था, ठीक है? इसमें क्या होता है, GUI बेसिकली क्या होता है कि इंटरफेस है जिसमें आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, जैसे विंडो हो गया, ठीक है? विंडोज देखते हैं आप कंप्यूटर्स में, तो वही वही आपका GUI होता है, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये एक स्टैंडर्ड बन गया, यानी आपको हर कंप्यूटर में ये देखने को मिला। साथ ही माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन और अदर इनपुट डिवाइसेस का भी यूज़ यहाँ पर होने लगा, ठीक है? तो यानी 1972 से आज तक के जितने भी कंप्यूटर्स आप देखते हैं, वो सब 4th जनरेशन में आते हैं, ठीक है? जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर हम देखें अर्ली 4th जनरेशन के, जैसे इंटेल 404 है, IBM पीसी है, जो ये है इस तरह का था, स्टार्टिंग का जो पीसी था, ठीक है? एप्पल मैकिन्टोश हो गया, तो ये सब स्टार्टिंग के एग्ज़ाम्पल्स हैं। आज भी आप देखेंगे तो आज तो थाउजेंड्स जो है ब्रांड्स हैं लैपटॉप के, पीसीज़ के, तो इस तरह से है। तो चलिए अब चलते हैं हम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पर। सो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं प्रेजेंट से और बियॉन्ड तक ही चलेंगे, यानी आज से लेकर आपको कई दशकों तक जो है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है? एडवांस AI, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी आर द मेन कंपोनेंट। तो इस जनरेशन में जो है आपको एडवांस AI, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये जो है मेन कंपोनेंट के रूप में देखने को मिलेंगे। द साइज ऑफ दीज कंप्यूटर्स कंटिन्यूज टू बिकम स्मॉलर विथ डिवाइसेस दैट कैन बी वेयरेबल और एम्बेडेड इन अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो इन कंप्यूटर्स में आपको साइज जो है और छोटा देखने को मिलेगा, इन कंप्यूटर्स का साइज, ठीक है? विथ डिवाइसेस दैट कैन बी वेयरेबल एंड एम्बेडेड इन अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो डिवाइसेस हैं, ये आपको वेयरेबल भी देखने को मिलेंगे, यानी जिन्हें आप पहन सकते हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गई या फिर आपके फिटनेस ट्रैकर हो गए। तो इस तरह की डिवाइसेस आपको इस जनरेशन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एम्बेडेड इन अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी ये डिवाइसेस आपको अदर ऑब्जेक्ट्स में भी एम्बेडेड मिलेंगे, जैसे कार में हो गया या फिर आपकी स्कूटी वगैरह में हो गया, ठीक है? या फिर आपके होम अप्लायंस में हो गए, जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस जो आती हैं, ठीक है? इस तरह की डिवाइसेस आपको 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। Programming in these computers is done using AI specific languages such as Python and R, ठीक है? तो इन कंप्यूटर्स में जो प्रोग्रामिंग होगी वो होगी AI स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में, ठीक है? जैसे पाइथन है या R है, इस तरह की लैंग्वेजेस आपको इन जनरेशन के कंप्यूटर्स में दिखाई देगी। These computers are capable of learning, decision making and processing massive data sets in real time। तो ये जो कंप्यूटर्स होंगे ये खुद से लर्न करने में केपेबल होंगे, यानी सिचुएशन को समझ सकेंगे ये लोग। डिसीजन मेकिंग होंगे, यानी खुद से डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है? प्रोसेसिंग मैसिव डेटा सेट्स इन रियल टाइम, यानी ये रियल टाइम में मैसिव डेटा सेट्स को प्रोसेस भी कर सकेंगे, ठीक है? स्टोरेज is achieved through cloud storage, distributed data sets, databases and emerging quantum storage technology, ठीक है? स्टोरेज के लिए क्या यूज़ होगा? क्लाउड स्टोरेज यूज़ होगा, वो तो अभी भी हम वैसे करते ही हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस का जो है यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो क्वांटम स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, ये भी आपको 5th जनरेशन में स्टोरेज के रूप में दिखाई देगी। Advanced interfaces such as voice and image recognition, virtual reality, ठीक है, augmented reality are used. Interaction with these computers can occur through natural languages and gestures. तो 4th जनरेशन में आपको एडवांस इंटरफेसेस देखने को मिलेंगे, जैसे वॉइस है, वॉइस एंड इमेज रिकग्निशन है, यानी कंप्यूटर्स जो है आपके वॉइस को रिकग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है? आपकी वॉइस को एक इनपुट के रूप में ले पाएंगे। इसके अलावा इमेज रिकग्निशन है, यानी आपकी फेशियल एक्सप्रेशन को ये जो है पढ़ पाएंगे, ठीक है? वर्चुअल रियलिटी हो गया या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, इस तरह के एडवांस इंटरफेसेस का यूज़ जो है आपको 5th जनरेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है? इंटरेक्शन विद दीज कंप्यूटर्स कैन अकर थ्रू नेचुरल लैंग्वेजेस एंड जेस्चर्स। तो
इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होंगे उनके साथ में आप नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्शन कर पाएंगे, इसके अलावा जेस्चर्स के थ्रू, जैसे फिजिकल जेस्चर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स के, जैसे IBM वाटसन है, ठीक है, एंड क्वांटम कंप्यूटर्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं इनमें आपको और एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जैसे AI है, आपको बहुत एडवांस AI देखने को मिलेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो ये थी कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन यानी 5 जनरेशंस। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्यूटर्स की जो 5 जनरेशंस हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जाते-जाते वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पर या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बनाकर ज़रूर, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। गुड।